उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा रहा है, ये तो आप सबको पता चल ही गया होगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे यूसीसी के कुछ ऐसे पहलू के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं आपके सामने एक ऐसा परसेप्शन रखूंगा यूसीसी के लिए जिसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं हो रही। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल बजाज और आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इससे पहले कि हम यूसीसी के बारे में बात करें, आइए समझते हैं यूसीसी है क्या। अगर हम यूसीसी के इतिहास की बात करें इंडियन कंटेक्स्ट में, तो इसका सबसे पहली बार जिक्र 1840 में आया था। ब्रिटिशर्स का ज़माना था और ब्रिटिशर्स ने इसका जिक्र उस समय किया था। उसके बाद कई बार यूसीसी के बारे में बातें हुई, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कभी नहीं किया गया। अब ये पहला मौका आ रहा है और उत्तराखंड पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का वो राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी ला रहा है। इनफैक्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन लाया जा रहा था तब भी इसके बारे में चर्चा हुई थी और भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि इसे लाना चाहिए, लेकिन वॉलंटरीली लाना चाहिए। उसके बाद इस पर बहुत डिस्कशंस हुए, लेकिन ये अभी तक नहीं आ पाया। अब उत्तराखंड आज़ाद भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी को लागू करेगा। ये तो हो गई इतिहास की बातें। अब आइए समझते हैं कि यूसीसी क्या है। अगर हम लॉ की बात करें तो उसमें दो मेजर ब्रांचेज है, एक सिविल और एक क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ सबके लिए बराबर है तो उसे हम साइड में रखते हैं। अब हम बात करते हैं सिविल लॉज की। सिविल लॉज क्या होते हैं? जो कि ऐसे लॉज जो कि क्रिमिनल नेचर के नहीं हो, ऐसे लॉज जो कि शादी, प्रॉपर्टी, डिवोर्स, सक्सेशन और मतलब इन चीज़ों पे बात करें। अब इसके अंडर भी बहुत सारे पर्सनल लॉज आते हैं। हमारे देश में पर्सनल लॉज रिलीजन के बेसिस पर बांटे जाते हैं। पर्सनल लॉज और कुछ नहीं बल्कि इन रिलीजन्स में चलती आए प्रथाएं और प्रैक्टिसेस हैं। जिस तरह से हिंदू आज तक रहते आ रहे थे उनके बेसिस पर हिंदुओं के लिए पर्सनल लॉज है, वैसे ही मुसलमानों के लिए भी है, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए और पारसियों के लिए भी है। तो ये और कुछ नहीं बल्कि प्रथाएं हैं, प्रैक्टिसेस है जिनको अब एक लॉ का स्ट्रक्चर दे दिया गया है। लेकिन क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग है तो इसके वजह से डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी हो गया था। तो अब लाया गया यूसीसी जो इन सब की दुकान को बंद करने की बात करता है। यूसीसी बोलता है कि हम इन सब पर्सनल लॉज को हटा देंगे और एक ही लॉ लाएंगे और सब कोई उसी लॉ से गवर्न होंगे, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। अब तुम सबको एक ही लॉ है वो मानना पड़ेगा जो कि मैरिज, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी और इन चीज़ों की बातें करता है। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए जा रहे हैं, लेकिन आइए हम बात करते हैं उत्तराखंड में लाए गए यूसीसी के बारे में। उत्तराखंड का जो यूसीसी है वो 400 सेक्शंस का है जिसको 800 पन्नों में लिखा गया है और 4 भागों में बांटा गया है। ये इतना बड़ा लॉ है। अब ये जो यूसीसी उत्तराखंड में लाया गया है इसके कुछ मेजर पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, इसमें शादी को लेकर बात करी गई है। अब जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीजें होती थी शादी को लेकर, उनको यूनिफॉर्म कर दिया गया है और अब शादी इसी लॉ के अंडर होगी, जिसमें ये बोला गया कि अब आप एक बार में एक ही पार्टनर रख सकते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं रख सकते। हालांकि हिंदुओं में ये पहले से होता आ रहा था, लेकिन मुस्लिम्स में ऐसा था कि आप एक से ज़्यादा वाइफ रख सकते थे। अब इस चीज़ को हटा दिया गया है। दूसरा मेजर चेंज जो शादी को लेकर बात करी गई वो ये बात करी गई है कि एज का जो स्तर है उसको फिक्स्ड कर दिया गया है। लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल फिक्स कर दिया गया है। तो ये दो मेजर चेंजेस है जो शादी के बारे में आई है। दूसरा मेजर चेंज जो लाया गया है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड लाया गया है। अब प्रॉपर्टी की जब बात होती थी तो जो पिता की प्रॉपर्टी थी वो जब बच्चों में बंटने की बात आती थी तो बड़ा और मेजर हिस्सा बेटे को मिल जाता था, वहीं बेटी इससे वंचित रह जाती थी। लेकिन यूसीसी के आने के बाद ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर्टी इक्वली बांटा जाएगा, लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होगा। तीसरा बड़ा और मेजर चेंज लाया गया डिवोर्स को लेकर। अब डिवोर्स के भी अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग चलन रहे हैं अलग अलग धर्मों में, लेकिन अब इसे सिर्फ यूसीसी बेस्ड बना दिया गया है। अगर अब आपको डिवोर्स लेना है तो आपको यूसीसी के अंडर ही लेना पड़ेगा, कोर्ट के थ्रू ही लेना पड़ेगा और लॉ को अबाइड करके ही लेना पड़ेगा। अब आप अपने मन से, अपनी धारणाओं पर, अपने तरीके से, अपने प्रोसेस से तलाक नहीं ले सकते। चौथा और सबसे रिवॉल्यूशनरी स्टेप जो इसमें लाया गया वो लिव इन रिलेशनशिप्स का लाया गया। इसमें यह बोला गया कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो तो आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब आपको सरकार को बताना पड़ेगा कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो। अब देखो यार, पहले 3 पॉइंट्स को लेकर तो मैं पूरे सपोर्ट में हूँ, लेकिन चौथा पॉइंट मुझे बड़ा अजीब लगा।
मुझे ऐसा लगा कि सरकार कहीं ना कहीं प्राइवेसी पर इंक्रोचमेंट कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार को क्या लेना देना कि तुम किसके साथ लिव इन में हो और किसके साथ नहीं हो। शादी और लिव इन दोनों अलग बातें हैं। शादी रजिस्टर करना बिल्कुल सही है, मगर लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना मेरे लिए मानना इसको थोड़ा वियर्ड है। अगर आप एक प्रोग्रेसिव लॉ लाना चाहते हैं तो आप एक रिग्रेसिव माइंडसेट के साथ उसे क्यों ला रहे हैं। अब इसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप्स में मर्डर के केसेस और रेप केसेस सामने आए हैं, इसलिए अगर ये रजिस्टर्ड होगा तो हमें जानकारी होगी कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या मर्डर केसेस और रेप केसेस लिव इन में रहने या नहीं रहने से बदल जाएंगे। एक पार्टनर जो दूसरे को मारना चाहता है वो लिव इन में है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्राइम्स का लिव इन रिलेशनशिप से कुछ डायरेक्ट लेना देना है। जिस इंसान को किसी के साथ बुरा करना होता है वो वैसे ही बुरे इंटेंशन के साथ बुरा करता है। उसका लिव इन में रहना नहीं रहना मतलब नहीं है, उसका शादी करना नहीं करना मतलब नहीं है। तो इसलिए मुझे ये पॉइंट बड़ा वियर्ड लगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को थोड़ा और प्रोग्रेसिव सोच रखना चाहिए। इंडियन पॉपुलेशन आज की डेट में यंगेस्ट पॉपुलेशन में से एक है। खैर, अब यूसीसी को लेकर ही बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव बातें हो रही है, तो चलिए आइए पहले नेगेटिव बातों पर ही बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो इसका किया जा रहा है वो इस बात पर किया जा रहा है कि यूसीसी के आने से इंडिया की डाइवर्सिटी को हार्म होगा। मुझे ये दोगलेबाजी लग रही है। यूसीसी के आने से मुझे नहीं लगता कि डाइवर्सिटी खत्म होगा, रादर मुझे लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन और डिस्पैरिटी खत्म होगी। और अगर हम इन चीज़ों से रिलेटेड पर्सनल लॉज पर गौर फरमाएं तो हम ये पाएंगे कि ज़्यादातर पर्सनल लॉज पेट्रियार्कल नेचर के हैं। ये सारे के सारे लॉज ज़्यादातर विमेन के खिलाफ खड़े होते हैं। जहाँ प्रॉपर्टी की बात आती है वहाँ बेटों को बड़ा हक क्यों दिया जाता है, बेटियों से उनका हक क्यों छीना जाता है, ये कुछ ऐसे सवाल है जिसको यूसीसी एड्रेस करता है और वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी लाता है। देखो, रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जो इवॉल्व करते आती है, टाइम के साथ इसमें रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अब इसके बारे में मैं हिंदू समाज का एक एग्जाम्पल रखूंगा। हमारे में भी कुछ ऐसी प्रथाएं थी जिसे अबॉलिश कर दिया गया, जिसे हटा दिया गया और ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए। तो आखिर क्यों ऐसे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स हमें नहीं लाने चाहिए। जब हमारा रिलीजन पैदा हुआ था या जब उसकी शुरुआत हुई थी तब वो एक अलग समाज था और आज का समाज बहुत अलग है। अब ये बात डिबेटेबल है कि वो समाज ज़्यादा अच्छा था या आज का समाज ज़्यादा अच्छा है, वो डिबेट आप करते रहिए, लेकिन दोनों समाज अलग है ये हमें मानना पड़ेगा। और क्योंकि हम अलग है हमें आज के हिसाब से अपने लॉस को गढ़ने पड़ेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये डाइवर्सिटी पर हमला नहीं बल्कि डिस्पैरिटी पर हमला है जो विमेन के खिलाफ हो रहा था। दूसरा नेगेटिव पॉइंट इसमें ये बोला जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर देगा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 ये बोलता है कि हर एक भारतीय नागरिक को उसका रिलीजन मानने का पूरा हक है और उसे प्रोपागेट और प्रैक्टिस भी करने का पूरा हक है, और इसके वायलेशन में यूसीसी को बताया जा रहा है। अब ये भी मुझे एक दोगलापन लगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में यूसीसी का जिक्र किया गया है। इसका मतलब ये था कि ये लॉ तो नहीं है मगर इसे लॉ आगे बनाया जाए, इसके लिए एक सजेशन की तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बताया था हमें। तो इसको फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में कैसे देख सकते हैं। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि हमें रिफॉर्म्स पर ध्यान देने चाहिए आज के समाज के भलाई के बारे में। ये तो हो गई नेगेटिव पॉइंट्स, लेकिन अब पॉजिटिव पॉइंट्स में इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव है इक्वालिटी। ये इक्वालिटी को प्रमोट करता है और उसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि यूसीसी के आने से कहीं ना कहीं इंडियन पॉपुलेशन पर भी एक फ़र्क आएगा, क्योंकि एक इंसान 4 लड़कियों से शादी करता था और उससे 4 बच्चे पैदा करता था, अब ये नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स थे यूसीसी के बारे में जिसमें मैंने अपना परसेप्शन आपके सामने रखा। अब ये परसेप्शन आपको कितने सही कितने गलत लगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो करने में मदद करें। जय हिंद।